हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिन लोगों ने कल के वीडियो पे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, अपनी अपनी राय रखी थी, शेयर की थी, उसके बारे में दोस्तों हमने दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल है, जो सुबह में जो पहला वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें हम सारे लोगों का नाम मेंशन किए हैं। और आप लोगों के इस प्रतिक्रिया के लिए, इस विचार के लिए, इस ओपिनियन के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आभारी हैं। और अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग किसी लेख से संबंधित अपने अपने विचार वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों। आज का जो है दोस्तों ये एडिटोरियल वो जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण संपादकीय है और इसे लिखा है दोस्तों प्रभात झा ने। और जो आज का कंटेंट है वो है संकट में विपक्ष की भूमिका। तो आप इसके विषय से ही वाकिफ़ हो गए होंगे कि इस दुविधा भरी घड़ी में जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी ने पूरी वैश्विक जगत में महामारी फैला रखी है, अराजकता फैला रखा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या आज हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि यहाँ का विपक्ष क्या कर रहा है। चाहे केंद्र सरकार की बात हो, केंद्र सरकार में जो विपक्ष का काम कर रही है दोस्तों कांग्रेस सरकार है। उसके बाद जो है अन्य राज्यों में जो विपक्ष हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां वो क्या कर रही हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, कोरोना महामारी का सामना करते हुए हमें 50 दिन से अधिक हो गए हैं। मानवता की सेवा में व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्था सभी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में आज जब भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचता हूँ तो सहसा मन में आता है कि देश में विपक्ष की क्या स्थिति हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए विपक्ष की सबलता भी ज़रूरी है। पिछले वर्षों में विपक्षी दलों की स्थिति का जो सच सामने आया है वो चिंताजनक है। तो आज हम बता दें, लोकतंत्र जैसे देश में और दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दोस्तों भारत है। और भारत जैसे देश में लोग जो विपक्ष का कार्य होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन कामों में सरकार से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है वहाँ पे देख सकते हैं विपक्ष के लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और उस क्षेत्र को चिन्हित करते हैं जहाँ पे भेदभाव किया गया हो, जहाँ पे तुष्टीकरण किया गया हो, जहाँ पे सरकार के द्वारा अराजकता फैलाने की फिराक की जाती है, वहाँ पे जो है कि जो विपक्ष है दोस्तों वो सचेत करता है और देश की जनता को लोगों से रूबरू कराता है कि इस समय हमारी जो सरकारें हैं, जो रूलिंग में हैं, वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। पर दोस्तों कुछ वर्षों से आप देख सकते हैं विपक्ष कहीं न कहीं भटक चुका है। जिन मुद्दों पे उसे चर्चा करना चाहिए, जिन मुद्दों को देश की जनता के सामने रखना चाहिए, उन मुद्दों से वो अलग विपरीत जाके काम कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उन विषयों पे हम बात करें। यहाँ पर लिखा है, आज विपक्ष का जो रवैया है वो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। सरकार और संगठन के समन्वय से कोरोना के खिलाफ जो युद्ध लड़ा जा रहा है पूरा विश्व इसकी प्रशंसा कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विपक्ष के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, एक तरफ से इनके माध्यम से जो इन्होंने लिखा है एक नफ़रत फैलाने की फिराक की जा रही है। किस प्रकार से कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है तो विपक्ष पहले वहाँ पे प्राथमिकता दे रहा है, वहाँ पे घुस जा रहा है, उसके बाद उस समस्या को और भी बड़ा करने की फिराक में है कि जिस वजह से लोगों की भावनाएं आहत हो, देश में एक गतिरोध पैदा हो और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग मरें, जातिवाद के नाम पे लोग मरें, ठीक है। तो इस फिराक में है। और स्पेशली हम बात करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में। ये देखिए मेरे विचार नहीं है, मेरे तो कुछ विचार भी हैं, पर इस लेख का जो मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ लोग होंगे जिन्हें बुरा लग सकता है, पर याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक अच्छे अनुभवी वक्ता बनना चाहते हैं तो आप कभी भी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक सरकार की कभी भी चटुकारिता मत करिएगा। इससे क्या है, आपका स्तर गिर जाएगा। आप किसी भी सरकार, कोई भी पार्टी हो, संगठन हो, उसका सही गलत पक्ष लोगों के सामने रखें। ऐसे लोगों की वजह से दोस्तों दुनिया चलती है। यदि आप भी चटुकारिता करने लगेंगे तो ये फिर क्या हो गया, फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं या चटुकारिता। लोकतंत्र में दल की संगठनात्मक मजबूती ज़रूरी है जो कार्यकर्ताओं से बनता है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश पक्ष और विपक्ष की भूमिका के बारे में सोच रहा है। देश में आज राष्ट्रीय 53 क्षेत्रीय और 2000 से ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं।
8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में देखिए, अब जब बात, अगर आप कलम और कॉपी आपके पास होगी तो इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा, राइट करिएगा कि देखिए आज हमारे देश में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बीजेपी कहते हैं, 1980, पहले इसका नाम जनसंघ था, बाद में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय, सॉरी इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ़ करिएगा, नहीं सही है। फिर उसके बाद आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 1885, याद होगा दोस्तों आपको, इसका स्थापना उस समय था 1885 से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, बहुजन समाज पार्टी 1984, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बहुजन समाज पार्टी दोस्तों मायावती जी बिलोंग करती हैं, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादातर दक्षिण के लोग हैं, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी जी की है, ठीक है, जो कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। और उसके बाद है नेशनल पीपल्स पार्टी हैं। प्रमुख क्षेत्रीय दलों में द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम 1949, शिवसेना 1967, जिसे आप इस समय उद्धव ठाकरे विराजमान हैं महाराष्ट्र में। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972, समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, एक तरह से कहें तो स्थापना उन्हीं ने किया है 1992 में। और राष्ट्रीय जनता दल 1997 है। कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में ये राजनीतिक दल कहाँ हैं? क्या इन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की नज़रों में लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव लड़ना और सत्ता में आना है? लगभग 135 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस की भूमिका को 2 भागों में देखा जाना चाहिए। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तक कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए तो किसी भारतीय के लिए समझना यह कठिन नहीं कि कांग्रेस एक वंश की पार्टी है। देश की जनता से अधिक इन्हें अपने परिवार और कुनबे की चिंता है। इसीलिए देख सकते हैं महाराष्ट्र में 2 हफ्ते पहले किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी के एक बयान देने के बाद पूरी तरह से अपना जो सत्ता का प्रयोग है गलत तरीके से किस प्रकार से एक व्यक्ति को झुकाने में लग गई कि कैसे तुमने मेरे परिवार के ऊपर उंगली उठा दिया। 2019 के चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए कहा था कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। कुछ दिनों बाद ही सोनिया गांधी पुनः कांग्रेस अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों ये इनकी जो विचारधारा है स्पष्ट नहीं है। ये कभी भी जो अध्यक्ष पद है वो बाहरी व्यक्ति को नहीं विराजित होने देंगे। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है दोस्तों बार बार ये आरोप भी लगाती रही है। और एक तरह से देख सकते हैं जितने भी संगठन बनाए गए हैं कांग्रेस जैसी पार्टी को खड़ा करने के लिए, जितने भी व्यक्ति विशेष हैं वो चमचागिरी ही कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि क्या ज़रूरी नहीं है कि किसी गैर व्यक्ति को उस पदों पे आसन किया जाए, पर नहीं दोस्तों ऐसा वो नहीं करेंगे। जिस वजह से दोस्तों उनकी जो विचारधारा है वो गलत दिशा में प्रवाहित हो रही है। और तमाम तरह के जो कच्छावर और दिग्गज नेता थे, कांग्रेस की एक ऐसी स्थिति थी दोस्तों, एक समय था कि कांग्रेस के आगे चाहे कितनी बड़ी भी कोई पार्टी रही वो धराशायी हो जाती थी। तब उसकी जो विचारधारा थी वो देश हित में थी, स्पष्ट थी। पर आज जो उसकी विचारधारा दोस्तों एक परिवार तक सीमित होकर रह गई, जिस वजह से उसे तमाम तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक दल आत्मीयता से बनता है, संगठन ढांचे से बनता है, व्यवस्था से बनता है, लेकिन आज कांग्रेस में इसका अभाव है। जिस कांग्रेस ने 6 दशक तक देश में शासन किया उसने केवल गांधी परिवार की चिंता की। उनके एजेंडे में न कभी संगठन रहा, न कार्यकर्ता, न भारत रहा, न कभी भारत की जनता। कुछ अपवाद को छोड़ दे तो व्यक्ति वंश और परिवार आधारित सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति यही रही। चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम हो या कोई अन्य दल। यही कारण है कि ये सभी दल आज हाशिए पर हैं। जहाँ तक कम्युनिस्टों का सवाल है उन्हें तो भारतीय राष्ट्र की अवधारणा से ही परहेज है। यही कारण है कि देश में कम्युनिस्टों के सभी गढ़ ढह गए हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो या त्रिपुरा, केवल केरल में बचा हुआ है। संक्रमण की इस कठिन परीक्षा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और संगठन ने जागृति पैदा की है। पार्टी जन परीक्षा में विशेष अंक के साथ उत्तीर्ण हुई है। इस सफलता के पीछे तपस्वी नेताओं की श्रृंखला का नैतिक समर्थन है, जो निश्चय ही मेरुदंड के रूप में कार्य करता है। आप देख सकते हैं हमारे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं
ऐसे तमाम तरह के नेता हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के फिरौती, हत्या, बलात्कार, तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं, फिर भी वो आए दिन किस प्रकार से उन्हें टिकट दिया जाता है। ये कमियां बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सपा में हैं, बहुजन में हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी अपना टिकट देती है, उसके बाद उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद विधानसभा में भेजती है। तो ये बहुत ही विचाराधीन विषय है। इसके बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे व्यक्ति विशेष जिनके ऊपर बलात्कार केस, मतलब गुंडा एक्ट, तमाम तरह के केस हैं, उनको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, उनको उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों देख सकते हैं कि तमाम तरह की गलत तरीके से अर्जित की गई उनके पास अचल संपत्ति है, फिर भी लोग क्या करें। लोगों ने दे दिया है मौका, जिम्मेदारी कि भैया आप ही हमारे समाज को बेहतर बना सकते हैं, क्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं, और आए दिन जीतते रहते हैं। तो जब तक हम ये बात स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति हमारे क्षेत्र विशेष के लिए सही होगा, कौन सा व्यक्ति नहीं होगा, कौन सा व्यक्ति जाति और मजहब क्षेत्र से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचेगा, विकास करेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह वंश, परिवार, व्यक्ति आधारित पार्टी होती तो कोरोना संकट के इस काल में क्या होता। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, लेकिन इसकी यात्रा 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ ही आरंभ हो गई थी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री थे। तो इस दोस्तों इसको भी आप लिख सकते हैं कि पहले जो है कि जनसंघ के स्थापनाकर्ता कौन थे और किस सन में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब आप डिबेट करेंगे तो प्रभावशाली होगा। सरदार पटेल के विचार और नीति से साम्यता रखते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की नीति को राष्ट्र की मूल प्रकृति के विपरीत मानते थे। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अब कई बार बातें हो सकती हैं कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया था। दोस्तों नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ था उनके विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से ही त्यागपत्र दे दिया था और राजनीतिक दल बनाने का निश्चय किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के अधिनायकवादी रवैये के कारण डॉक्टर मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया। सोचिए, जहां उनकी रहस्यमय स्थिति में 23 जून 1953 को मृत्यु हो गई। आज तक इसकी जांच पड़ताल नहीं चली, इनके पीछे किनका हाथ है, क्या वास्तविकता, किसी को नहीं पता चला। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। उनकी मृत्यु के पश्चात जनसंघ को सशक्त बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आया। भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। जनवरी 1954 के बम्बई अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें जनता को योग्य शिक्षा देनी होगी। 1000 साल की गुलामी ने हमारे दृष्टिकोण को बिगाड़ दिया है। अंग्रेजी शिक्षा ने असत्य जीवन मूल्यों की स्थापना कर दी, जिसे दूर करना है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित कर आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ हम आगे बढ़ें। सन 1967 में पहली बार भारतीय राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और संयुक्त सरकारों में जनसंघ भी सहभागी बना। जून 1975 में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। पता होगा आपको 1975 में दोस्तों इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुआ था पूरे देश में, जिस वजह से दोस्तों जो विपक्ष के नेता थे तमाम कच्छावर गद्दार नेता जेल में डाल दिए गए थे। राष्ट्र हित में 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने अपनी विलय जनता पार्टी में कर दिया। उस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस सन में पहली गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। जनसंघ से जनता पार्टी में आए सदस्यों को अलग थलग करने के लिए दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियां उठाई जाने लगी। यह कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहते जनता पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संस्था है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष और निर्वाचित हुए। इतिहास पर नज़र डालता हूँ तो पाता हूँ कि लगभग सभी राजनीतिक दलों में टूट और बिखराव हुआ है। कांग्रेस भी कई बार टूटी, नई पार्टियां बनी, कांग्रेस कमज़ोर होती गई और आज से तो कांग्रेस की हैसियत कई क्षेत्रीय दलों से भी कम है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वैसा टूट और बिखराव कभी नहीं हुआ। देश के लोकतंत्र की तो राजनीतिक दलों को ही चलाना है। विपक्ष की मजबूती ही लोकतंत्र की मजबूती है। विपक्षी नेता के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विभूतियों को आज भी स्मरण किया जाता है। विपक्ष की भूमिका कल भी थी और आज भी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दें लेखक जी के बारे में, इन्होंने प्रभात झा है, इन्होंने थोड़ी सी गलती की है। गलती ये किया है कि जो इन्होंने यहाँ पे कंटेंट दिया है, इसका ये कंटेंट होना चाहिए था कि दोस्तों जो कोरोना महामारी है वहाँ पे किस किस तरह की गलतियाँ कर रही, किस किस तरह का सहयोग नहीं कर रही हैं अन्य जो क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियाँ। पर दोस्तों ये पूरी तरह से इस चीज़ को भूल कर एक दूसरी विचारधारा में चले गए। विचारधारा ये आ गई कि अब ये अपने भारतीय जनता पार्टी को प्रमुखता देने लगे, उसके बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों को सही बताने में लग गए। तो एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टी विशेष व्यक्ति का यहाँ पे प्रचार होने लगा और जिस वजह से कई तमाम जानकारियाँ दोस्तों छूट गई। तो यहाँ पे आप तमाम तरह की जानकारियाँ रख सकते थे। जिस तरह से कांग्रेस ने कई मुद्दों पे जोर दिया, उसने कहा कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से देश की जनता के आखिरी व्यक्ति को लाभ मिल सके। ये तो उसके द्वारा अच्छाइयाँ थीं, कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं जहाँ पर देख सकते हैं कि देश को अस्थिर करने की कोशिश की गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के ऊपर पथराव किया गया, मारने की कोशिश की गई। कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बीजेपी रूलिंग पार्टी है या फिर अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, तो वहाँ पे अस्थिर का काम करने की कोशिश की गई और पूरी तरह से ये एक माहौल बनाया गया कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह से कमज़ोर है। और जिस तरह से तबलीगी जमातियों का मुद्दा बार बार उठाकर सदन को घेरा गया, सारे काम ठप किए गए, जिस तरह एनआरसी को घेरा गया, जिस तरह सीए को घेरा गया, जिस तरह से ऐसे जिहादियों, ऐसे गलत मानसिकता वाले बंदों का इन्होंने समर्थन किया। जैसे साजिल इमाम जैसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि भारत जैसे देश को यदि असम को काटना है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को आपको सर डालना चाहिए था। चलिए सही है, पर और आप लोग भी बताइएगा यदि आपके पास इस तरह का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई बातें हों जिसे आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कहें। और जिनके अच्छे विचार होंगे उनके बारे में हम कल के वीडियो में ज़रूर बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।